Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 25th lecture of this Statistics and Probability Theory course. In last class, essentially we did nothing new, but what we did was we solved some problems which were involving normal distribution. हमने normal distribution की problem solve की थी. उसके अंदर हमने देखा था कि हमें हर प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है यूजिंग दिस रिलेशनशिप जो कि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा पे है. दैट कन्वर्ट्स आवर प्रॉब्लम टू यानी z जो है उसके लिए जो मीन है दैट टर्न्स टू बी 0 एंड सिग्मा जो है दैट टर्न्स टू बी 1. So this is what makes our problem to standard normal distribution, and then we have those tables जिनकी मदद से we can find the area under the curve. जो area under the curve है वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से that point तक given होता है. अब उसको जब हम चला रहे होते हैं तो हमें different situations पे area cover calculate करना होता है. For example, if we have to find area until a point like minus 0.1, so that हम जो main procedure है हमारा उसमें we normally से कि अगर हम situation को draw कर लें तो it is very easy, या उसमें हमारी जो position है थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है. तो 0.1 will be here. हमने एरिया अगर फाइंड करना है बिफोर दैट 0.1 तो हम वी विल गो टू द टेबल और 0.1 की वैल्यू जो है उसको टेबल से सर्च करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द एरिया एट टिल दिस पॉइंट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. हमें किसी पॉइंट x के बाद वाला एरिया भी फाइंड करना पड़ सकता है. उसके लिए हम क्या करते हैं कि इफ़ वी हैव फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट x1, हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है तो वी नो कि टोटल एरिया जो है दैट इज़ 1 और माइनस हम इस एरिया को जो इस पॉइंट से पहले है जो कि टेबल्स में अवेलेबल है वी फाइंड इट एंड वी गेट दिस x इज़ लेस देन x1 को हम फाइंड करके we can find this area. Similarly, we can find the area between two points. अगर हमें किसी दो पॉइंट्स के दरमियान का एरिया चाहिए तो हम एरिया फाइंड करते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट माइनस इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, यानी इस टोटल एरिया में से ये वाला एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये एरिया बच जाता है. तो दीज आर द सिनेरियोज जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए. एंड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं एंड देन वी एक्चुअली सॉल्व our problems accordingly. We see a number of examples in the last class. So now we continue our discussion. इसमें हम आज normal distribution को थोड़ा सा continue करेंगे और उसके बाद हम कुछ और variations of the distributions हैं उनको basically देखेंगे. बेसिकली सबसे पहले जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इफ़ यू रिमेंबर हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बाइनॉमियल को
देखा था कि बाइनोमियल और पॉइसन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। बाइनोमियल और पॉइसन के दरमियान रिलेशनशिप ये था कि n जो है दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी बेसिकली, यानी जब हमारे पास जो नंबर ऑफ इवेंट्स है दैट बिकम्स वेरी लार्ज, तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट टर्न्स टू इनटू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बट equivalently we can also approximate binomial distribution with a normal distribution। हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि what are means, यानी mean of a binomial distribution जो है that is given by this np, and variance जो है वो that is given by npq। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। अब हमारे पास अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं तो हम ऑब्वियसली वी कैन राइट आवर एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज एक्स कॉलन म्यू comma sigma, and for binomial distribution we had b x और n comma p के साथ हम इसको लिख रहे थे। अब n और p को हमने इसमें एम्बेड कर दिया है म्यू और सिग्मा में, तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय, हमारे पास जो रिलेशनशिप है दैट इज 1/2 पाई स्क्वायर रूट सिग्मा इंटू e टू द -1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल स्क्वायर। अब अगर म्यू और सिग्मा की वैल्यूज हम ये वाली रिप्लेस कर दें, ये दो वैल्यूज, तो व्हाट वी गेट इज द वैल्यू विच विल बी अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट कर लिया बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वी कैन राइट then 1/2 pi npq, because sigma is npq square root, तो मैंने उसको यूं ही लिख दिया। दिस इज इक्वल टू -1/2 x माइनस म्यू जो है दैट इज np स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाई एन पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वेयर्ड है विच इज विद द ब्रैकेट्स, तो मैंने स्क्वायर रूट को अवॉइड करने के लिए इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो वी कैन राइट दिस जो अप्रोक्सीमेशन है ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी हम किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली जब हमने टेबल्स यूज करने हों तो हमें उस डिस्ट्रीब्यूशन को वी विल हैव टू कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म को यूज करने के लिए हम बेसिकली जो रिलेशनशिप या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं दैट इज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो म्यू की वैल्यू जो है अगर हम np से रिप्लेस करें और सिग्मा इज np स्क्वायर रूट npq स्क्वायर रूट, तो z जो है यानी ये रिलेशनशिप z इज इक्वल टू x माइनस np डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ npq गिव्स अस द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर approximated value of binomial distribution. So now let's see how much realistic this approximation is. यानी जब भी हम कोई approximation करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि क्या जो हम approximation कर रहे हैं is that acceptable
यानी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का एक क्राइटेरिया होना चाहिए, दैट इज कि एरर जो है वो कितनी होगी। जब हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वी आर नॉट फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू विल गिव अस द प्रॉपर वैल्यू, प्रॉपर नंबर देगा, उससे प्रॉपर हमें चीज मिलेगी। लेकिन इफ वी आर अप्रोक्सीमेटिंग इट तो हमें इसका मतलब है कि देयर विल बी सम एरर इन आवर कैलकुलेशंस। ये एरर इज नॉट दैट डजंट मीन कि हम कैलकुलेशन एरर की बात कर रहे हैं, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन एरर। यानी हम अप्रोक्सीमेट करने से जो हमें उसमें एरर या डिफरेंस इन द आंसर्स मिल सकता है, व्हाट कैन बी दैट वैल्यू। सो इसको बेसिकली देखने के लिए हम करते क्या हैं कि जो टेबल्स हैं उनको देखते हैं कि उनमें हाउ द थिंग्स आर गोइंग। हियर P जो है दैट इज 0.05, N जो है दैट इज 10, और हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रोक्सीमेशन, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये सिचुएशन हो और बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिलती हैं। सो वी कैन सी के बाइनॉमियल जो है दैट विल गिव अस, फॉर एग्जांपल फॉर r इज इक्वल टू 0 इट विल गिव अस 0.5987, जबकि नॉर्मल 0 पे हमें 0.5 वैल्यू देता है। सो एज वी इंक्रीज द नंबर 0.911 पे r इज इक्वल टू 1, 0.9139 है, यहाँ पे 0.9265 है। यू कैन सी कि यहाँ पे 0.987 का डिफरेंस था, अब यहाँ पे 0.1 समथिंग का डिफरेंस रह गया। एंड एज वी इंक्रीज द नंबर, एरर जो है वो कम होती जाती है। एट r इज इक्वल टू 3 एरर इज 0.0001, और एट r इज इक्वल टू 4 जो एरर है दैट गोज टू 0। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 0.10, तो at to start with the error is larger, but when we reach r is equal to 4 and 5, r पे it's very negligible error, r is equal to 4 पे और 5 पे the error is 0. Similarly, if the probability p जो है that goes to 0.5, तो error to start with is a little bit higher, and as we go, यानी नंबर हम बढ़ाते जाते हैं, n जो है वो 10 तक जाता है, तो एरर जो है दैट इज 0.0003 के ऊपर चला जाता है। सो दैट इज टेलिंग अस कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन एंड ट्रू क्यूमुलेटिव बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटीज जो हैं उनमें डिफरेंस वो है कम है जब है n जो है दैट इज लार्ज। सो इट मीन्स कि हम हमारे लिए जो सेफ मेथड होगा, जो सेफ अप्रोक्सीमेशन होगी, उसमें n जो है इफ इट इज लार्ज, लाइक इफ इट इज ग्रेटर देन 10, हमें इन प्रोबेबिलिटीज को, यानी 0.05 प्रोबेबिलिटी है, अगर 0.1 प्रोबेबिलिटी है, तो विद स्मॉल नंबर्स इवन एरर इज गोइंग टू 0, यानी 4 और 5 के ऊपर जाके एरर जो है वो 0 हो जाती है। बट वी मे नॉट हैव दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज कि 0.05 या 0.1, हमारे पास लार्जर प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल फॉर 0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो एरर है दैट इज नॉट बीइंग 0 एट n इज इक्वल टू 10 इवन। सो फॉर लार्जर नंबर्स, लाइक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ n इज इक्वल टू 20, यानी ये 10 के बाद की वैल्यूज हैं, n इज इक्वल टू 50 और n इज इक्वल टू 100, ये जो r की वैल्यूज हैं दे आर गिविंग अस एरर एट लाइक 6, यानी एरर जो 0 है दैट इज एट 6, एट
10 एंड फॉर 100 हमें जो एरर है थोड़ी सी ज़रा आगे जाके 0 मिलेगी, मे बी एट 20 और सो दिस कंपैरिजन जो है वो हमें ये बताता है कि अगर हम n की वैल्यू लार्ज लें, मे बी लेट से 25 या 30 के करीब अगर वैल्यू हो, तो वी कैन वेरी सेफली अप्रॉक्सीमेट बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। अब इसकी रीज़न को, यानी n जो है वो लार्ज है, इस रीज़न को हम एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा सहारा लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का। या नॉर्मली लेट्स से कि वी हैव दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट होगी, तो हम वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ हिस्टोग्राम। हमने ये बात देखी थी। अब यहाँ पे n जो है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है मे बी। और अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करता हूँ, यानी एक कर्व ड्रा कर रहा हूँ जो कि इसके मिड पॉइंट्स में से गुजर रही है, तो दिस टाइप ऑफ कर्व जो है इन सच अ आइडियल सिचुएशन विल लुक लाइक अ बेल कर्व और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कर्व तो यही है, एरिया भी यही है। अगर मैं इस n को लार्ज कर दूंगा तो ये जो एरियाज जो एरर दे रहे हैं हमें, यानी अगर इस पॉइंट पे मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो कंटिन्यूअस है, तो वो मैं कहीं पे भी एवेल्युएट कर सकता हूं। बट डिस्क्रीट जो है दैट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन दीज पॉइंट्स, जो कि इसके मिड पॉइंट्स होंगे इसके। तो इन द मिडल जो भी कहीं पे जो एरर हमें मिल रहा है दैट विल बी रिड्यूस्ड अगर मेरी जो रेजोल्यूशन है दैट इज स्मॉलर। यानी अगर मैं बिल्कुल बारीक पार्स की मदद से हिस्टोग्राम बनाता हूं, तो जो एरर है दैट विल बी मच स्मॉलर। दिस बेसिकली sometimes slips, so we don't have a very good figure, but I hope this gives you a better idea कि यहाँ पे अगर हम ये कर्व फिट करने की कोशिश करते हैं तो जो एरर होगी that will be very small। तो इसलिए जब हम n को इंक्रीज करते हैं तो हमें जो एरर्स हैं दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। हमने ये देखा कि फॉर लाइक 10 इवन नंबर प्रोबेबिलिटीज, इफ प्रोबेबिलिटीज आर इवन हायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है इफ इट इज हायर, इवन देन फॉर n इज इक्वल टू 10 वी गेट अ वेरी गुड सिग्निफिकेंट वैल्यू। अगर हमने टोटली n जो है 50 पे जाना है, यानी हम अगर 50 पे करते हैं तो r इज इक्वल टू 10 पे वी गेट अ वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन। सो इसका मतलब है कि हम मे बी 20 पे जाके हमारी अप्रॉक्सीमेशन जो हैं दे विल बी मैचिंग। सो टू बी ऑन सेफ साइड वी कैन से कि 15-20 पे हम वी कैन गेट अ वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बाइनॉमियल को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। पॉइसन तो ऑब्वियसली है ही उसका, चूंकि लिमिटिंग केस, तो उसमें भी एरर इसलिए होगा कि पॉइसन में इट इज अस्यूम्ड कि n इज वेरी लार्ज।
इसलिए स्मॉल वैल्यूज ऑफ n के लिए देयर कैन बी स्मॉल एरर इन Poisson अप्रोक्सीमेशन एज वेल। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो चूंकि वो डिस्क्रीट है, जिसको हम एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें तो एरर होना चाहिए। Poisson में एरर होने की रीज़न इज़ डिफरेंट, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी एरर होने की रीज़न जो है वो अलग है। मैं दोबारा से इनको समराइज करता हूँ कि Poisson में एरर होने की वजह ये है कि हमने उसको एज ए लिमिटिंग केस डिफाइन किया, यानी n को जब हम इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं तो Poisson डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें मिलती है फ्रॉम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बट इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें नॉर्मल तो ऑलरेडी हमारे पास एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। उस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। उससे ऑब्वियसली ये होता है कि देयर आर सम एरियाज विच आर आउटसाइड दिस कर्व एंड सम एरियाज विच आर इनसाइड दिस कर्व। तो हम एग्जैक्टली उस पे नहीं पहुंचते, इसलिए जो ही जितना हम इसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं, यानी n को हम लार्ज कर देते हैं, तो उतनी अप्रोक्सीमेशन बेहतर हो जाती है। दिस इज लाइक सिमिलर टू, अगर आपने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के ऊपर कभी सोचा है, या आपको किसी यू हैव कम अक्रॉस इन योर एनी कोर्स के हाउ डू यू गो टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। जब आप एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करते हैं तो उसमें भी यू माइट लूज सम इंफॉर्मेशन। जितनी आप रेजोल्यूशन हाई रखते हैं ए टू डी कन्वर्टर की, उतनी ही आपकी वैल्यूज जो हैं दे आर एक्यूरेट। सेम इज द केस विद नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स सी एग्जांपल्स। इसी तरह की एक एग्जांपल हमने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए की थी, बट दैट वाज विद स्मॉलर नंबर। लार्जर नंबर के हमारे पास टेबल्स अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हम आइदर वी मूव टू Poisson डिस्ट्रीब्यूशन और टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर evaluation of these probabilities. So now we have to find the probability that a patient recovers from a rare blood disease is 0.4, यानी P जो है that is equal to 0.4. If 100 people are known to have contracted this disease, what is the probability that less than 30 survive? यानी probability of survival of less than 30 जो है that we have to find. Obviously अगर हमें इसको फाइंड करना हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वी विल हैव लेस देन 30 का मतलब ये है कि अप टिल 29, इन 29 तक लोग सरवाइव करें सिर्फ। तो 29 लोग सरवाइव करने की पॉसिबिलिटी है कि एक सरवाइव करे, या 2 सरवाइव करें, या 3 सरवाइव करें, एंड सो ऑन। तो इट विल हैव अ समेशन from n is equal to 0, यानी none survives, to 29 b of x, और यहाँ पे हमें n जो है that is 0.4 and rather n is 100 and p is 0.4. We will have to find this summation. हमारे पास टेबल जो हमने देखा था बुक में that was up till 20 only. तो अब हमारे पास या तो रास्ता है कि हम Poisson अप्रोक्सीमेशन यूज करें, या इसकी दूसरी अप्रोक्सीमेशन जो हमने आज सीखी है उसको हम करें। तो Poisson के साथ हम ये एक्सरसाइज चूंकि कर चुके हैं इस तरह की, तो लेट्स सॉल्व इट विद नॉर्मल बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन। तो म्यू जो है
that will be equal to n into p. So this is equal to 0.4 multiplied by 100. It is equal to 40. We also need sigma, which is npq square root. अब p चूंकि 0.4 है तो q जो है दैट इज हमें पता है कि 1 माइनस पी के बराबर होता है. इसका मतलब है 1 माइनस 0.4 इट इज इक्वल टू 0.6. तो हम इसको 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 और इसके स्क्वायर रूट से करेंगे कैलकुलेट. और इसको इफ वी सॉल्व इट तो दैट विल बी इक्वल टू 0.24 तो 24 स्क्वायर रूट हो जाएगा which will be equal to 4.899 यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है तो दिस शुड बी समथिंग क्लोजर टू 5 which is 4.899. Now if we have to take the survival of less than 30 तो हम let's say obviously numbers के लिए तो हम कोई वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में नहीं ले सकते, बट टू बी ऑन सेफ साइड हम x जो है, क्योंकि हमने कंटिन्यूस टेबल यूज़ करना है तो हम x जो है उसको एज ए 29.5 चूज़ कर लेते हैं. वी कैन चूज 29.1 और 29.9 एज वेल. वेल आई लीव इट फॉर यू कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ यानी 29.1 के लिए, 29.75 के लिए एंड 29.99 के लिए यू फाइंड z and then approximate this accordingly. So z जो है that will be equal to, हमें पता है कि x minus mu divided by sigma. So x जो है that is 29.5 minus mu हमने कैलकुलेट किया था 40 divided by sigma was 4.899. So if we calculate this value properly, we get a value which is rather 10.5 divided by 4.899. So this value जो है ये नेगेटिव के साथ होगा. This value will be minus 2.14. So probability of x being less than 30 is equal to probability of z being less than minus 2.14. यानी हमने 30 की सर्वाइवल देखनी थी, 30 को हमने एग्जैक्टली 30 नहीं रहने दिया, हमने 29.5 की वैल्यू यूज़ की है. वी कैन यूज़ any value between 29 and 30 and you can try all these different values, yani 29.1, 29.75, 29.99, calculate this z for them and try to find कि हमें कितना difference in the answer मिलता है. So this is basically now a normal distribution का problem, जो कि बल्कि standard normal distribution का problem बन गया. हमारे पास ये सिचुएशन है, minus 2.14 will be somewhere over here और हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है. we will straight away go to the table. तो जो वैल्यू हमें मिलेगी इसको हम चूंकि अप्रॉक्सीमेट कहते हैं तो हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करनी चाहिए. So this is equal to
0.0162 ये हम डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल कह सकते हैं कि हम टेबल को कंसल्ट करेंगे. हमने लास्ट क्लास में वी लर्नड इट अलॉट कि हमने टेबल को किस तरह से यूज़ करना है. वी कैन यूज़ बोथ वेज, यानी अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो हमें डायरेक्टली ये आंसर मिल जाएगा. अगर हमें हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं यानी 0 से ऑनवर्ड्स की वैल्यूज़ गिवन हैं तो हम उसको बाई सिमेट्री सॉल्व कर लेते हैं कि वी हैव दिस 2.14 के बाद का जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर होगा. तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2.14 जो है वो अगर कैलकुलेट कर लें तो भी हमारा जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इधर ग्रेटर देन होगा 2.14. तो फ्रॉम टेबल वी गेट दिस वैल्यू. इसका मतलब है कि देर इज ओनली 0.0162 प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट के लेस देन 30 पीपल सर्वाइव, या इसको हम अगर परसेंटेज में लिखना चाहें तो इट्स 1.62% ऑफ द इज द पॉसिबिलिटी कि लेस देन 30 जो पीपल हैं दे survive in this case. Let's see another question. A multiple choice quiz has 200 questions with each 4 possible answers, of which only one is correct answer. जैसा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होता है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्विज दिया गया, उसमें 200 क्वेश्चंस हैं एंड द प्रोबेबिलिटी, अभी हम प्रोबेबिलिटी का जिक्र नहीं करते, यानी उसमें से उन हर क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर्स दिए हुए हैं, उनमें से एक आंसर जो है वो करेक्ट है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट sheer guesswork yields from 25 to 30 correct answers for 80 of those 200 problems about which the student has no knowledge. यानी अब प्रॉब्लम ये है जो कि आप यू माइट अक्रॉस और आपने कभी एक्सरसाइज किया हो इस प्रॉब्लम को कि द प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो इन एग्जाम हैं यू डोंट हैव एनी क्लू ऑफ देम. मे बी कि वो आपको पढ़ाए ही नहीं गए या आपने उनको देखा ही नहीं या इग्नोर कर दिया. तो सिचुएशन ये है कि देयर आर टोटल 200 क्वेश्चंस, उनमें से 80 ऐसे हैं जो कि आपके नॉलेज में नहीं है. आपने उस पोर्शन को, उस चैप्टर को इग्नोर कर दिया जिसमें से ये 80 क्वेश्चंस आए. एंड इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एंड यू हैव टाइम इन एग्जाम, ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट गेसिंग आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस. तो हम कह रहे हैं sheer guesswork, यानी ये आपका गेस वर्क जो होगा दैट विल नॉट बी एन इंटेलिजेंट गेस. यानी इंटेलिजेंट गेस में यू कैन बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज कि आपके पास कुछ नॉलेज उस चीज का है और आप कुछ चीजों को रूल आउट कर देते हैं कि लाइक दिस कैन नॉट बी एन आंसर. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, उसमें अगर कोई वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, कोई वैल्यू 1 से ग्रेटर दी हुई है, तो हम कहेंगे कि ये 2 चॉइसेस तो हो ही नहीं सकती. तो बाकी की जो 2 चॉइसेस हैं उनमें से हमारा आंसर जो है वो नैरो डाउन हो जाएगा. तो दैट विल नॉट बी अ sheer guesswork. थोड़ा सा वो उसमें इंटेलिजेंस शामिल होगी आपके नॉलेज की. तो sheer guesswork में इस किस्म की कोई चीज़ हम बेसिकली शामिल नहीं करते. तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर 80 क्वेश्चंस हैं इस तरह के, उसमें से क्या पॉसिबिलिटी है कि गेस वर्क पे कोई स्टूडेंट या कितने % स्टूडेंट्स जो हैं वो 25 से 30 करेक्ट आंसर्स दे देंगे. सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ अ करेक्ट आंसर जो है 4 चॉइसेस हैं और उनमें से एक करेक्ट है, तो
प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट विल बी 1/4. नाउ n जो है, क्योंकि गेस वर्क हम सिर्फ 80 पे यूज कर रहे हैं, तो हम n जो है उसको 80 लेंगे. अगर सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह के होते तो n जो है दैट वुड हैव बीन 200. लेकिन अभी चूंकि हमने कहा कि 80 सच क्वेश्चंस आर देयर जिसके ऊपर के यू डोंट हैव एनी क्लू, तो इसका मतलब है कि हम 80 को यूज करेंगे. सो दिस इज p इज इक्वल टू 1/4 और n जो है वो 80 है. तो हमें ऑब्वियसली म्यू जो है दैट इज रिक्वायर्ड विच इज n इंटू p. तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो म्यू जो होगा दैट विल बी 20. यानी ऑन एवरेज वी कैन एक्सपेक्ट 20 पीपल या 20 क्वेश्चंस की हमें एवरेज हो सकती है जो कि सही होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द गेस वर्क. सिमिलरली हमें सिग्मा चाहिए होता है. which is npq square root. So this is n was 80, p was 1/4 और q जो होता है that is 1 minus p which is equal to 1 minus 1/4 and this will be equal to 3/4. तो 3/4 square root. So this is basically 80 यानी 240 square root और 1/4 हम बाहर लिख सकते हैं. So if we simplify it, we get 3.873. This will be the variance. यानी 20 क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि गेस वर्क के ऊपर करेक्ट हो सकते हैं और जो वेरिएंस है दैट विल बी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस. सो अब यहां पे जाहिर है n 80 है. अगर हम उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना चाहें तो दिस विल बी लाइक x n जो है वो 80 है और p जो है दैट इज 1/4 और समेशन जो है वो हमें इसका लेना पड़ेगा. क्योंकि हमने 25 to 30 स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटी देखनी है तो हमें r इज इक्वल टू 25 से 30 तक देखना पड़ेगा. बट स्टिल here we can use the approximation of normal distribution. Normal distribution के केस में we will have to find z1. z1 जो होगा that will be equal to 25 minus 20 divided by sigma was 3.83. तो z1 जो है that will be equal to 1.16. You can use calculator to find these values. z2 जो है that will be equal to 2.71. यहाँ पे एक्चुअली वी कैन क्योंकि 25 से ज़्यादा यानी 25 को हम उसमें शामिल करना चाहते हैं तो जैसे हमने लास्ट क्लास में लास्ट प्रॉब्लम में वी यूज 29.5 तो यहाँ पे हम 24.5 जो है वो यूज कर लेते हैं. इसी तरह से 30 को इंश्योर करने के लिए z2 के लिए हम 30.5 जो है वो यूज करेंगे एंड देन वी विल गेट दिस आंसर. तो अब जो प्रॉब्लम है हमारी यानी दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ z lying between 1.16 and 2.71.
तो अगर हम ये टेबल्स यूज करेंगे, 1.16 will be somewhere here, 2.71 will be here, so we have to actually find this area, which will be equal to this area minus area till this point. So that will be from tables 0.9966 minus 0.877 और 0. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.1196, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट के गैस वर्क से 25 से 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो सही 80 क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेते हैं. दैट इज या probability that by a guesswork out of those 80 questions 25 से 30 जो हैं they are correct is 0.1196 या 11.96%, यानी approximately 12%. So that basically concludes नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हमने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो कुछ करना था दैट वी हैव डन. एट दिस पॉइंट वी विल जस्ट लर्न वन टॉपिक, छोटी सी चीज़ है जिसमें सिमेट्री और स्क्यूनेस का जिक्र हम करेंगे कि व्हाट इज़ सिमेट्री एंड व्हाट इज़ स्क्यूनेस. सिमेट्री को तो हम बड़े आसानी से समझते हैं, जैसे कि हमने देखा कि अगर कोई एक मिरर इमेज बन रहा हो किसी एक्सिस के अराउंड, फॉर एग्जांपल इफ दिस एक्सिस जो अगर हम बाइनॉमियल हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में दिस वाज एक्स इज इक्वल टू म्यू लाइन, तो इससे अगर हम दोनों साइड्स में किसी साइड पे भी जाएं वी वुड हैव रीच्ड द सेम हाइट और हमारी जो वैल्यूज थी दे वर नॉट डिफरेंट. यानी यहाँ पे हमें मिरर इमेज मिल रहा था एक दूसरी साइड का, तो दिस कर्व इज कॉल्ड सिमेट्रिक. बट इफ वी हैव अ सिचुएशन ऑफ दिस काइंड कि एक तरफ से वी हैव लाइक कर्व लाइक दिस और दूसरी तरफ से वी हैव दिस सिचुएशन के ये थोड़ी सी इसकी टेल ज़्यादा लंबी है, और वी कैन हैव अ लॉन्गर टेल एट नेगेटिव साइड और smaller tail at positive side. तो this is another situation. तो ये जो दो curves हैं these are like skewed curves, और ये जो है this will be called a symmetric curve. Skewness जो है of any curve without plotting it can be found actually by वैल्यू जिसे हम कर्टोसिस बोलते हैं. कर्टोसिस जो है दैट इज बेसिकली थर्ड ऑर्डर मोमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा तो बड़ी डिटेल में उसको जिक्र बड़ा सरसरी सा किया है. जो मीन है दैट इज first order moment, that is it will be expected value of x. जो variance है that is second order moment, that is expected value of x square. Sometimes we do this x minus mu square. जो कर्टोसिस है that will be third order moment, और इसको हम बेसिकली x माइनस म्यू क्यूब से, यानी म्यू नॉर्मली जीरो, तो यानी थर्ड ऑर्डर जो मोमेंट होगा दैट विल बी गिविंग अस कर्टोसिस. तो इससे हमें पता चलता है कि जो कर्व है वो स्क्यूड है या नहीं, वेदर इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड
like this is positively skewed, for example, and then this will be negatively skewed. एक positive skewness है, एक negative skewness. So ये तो थी थोड़ी सी लाइक इन कंटिन्यूस केस जिसमें कि अंडरस्टैंड करना उनको आसान है. डिस्क्रीट केस में इवन इट्स मोर ईजियर. अगर हमारे पास इस तरह की कर्व है जो कि फ्रॉम अ सर्टेन सेंटर इट्स सिमिलर ऑन बोथ साइड्स, तो ये सिमेट्रिक है. और इफ वी हैव अ सिचुएशन like this, तो ये जो होगी that will be a positively skewed distribution, and similarly we can draw a negatively skewed distribution, which will be of this kind, maybe. Yani it has a longer tail on this side, so this will be a negatively skewed distribution, जो कि in case of discrete random variable है. So let's keep on moving and define gamma function, which is defined like a gamma function is defined by gamma of alpha, and this is capital gamma of variable alpha, yeah, this is equal to integral from 0 to infinity x raised to power alpha minus 1 e to the minus x dx for a always greater than, rather alpha is always greater than 0. हम बेसिकली इस फंक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखते हैं, एंड वी विल सी कि हमें जो गैमा ऑफ अल्फा है दैट इज अल्फा माइनस 1 इंटू गैमा ऑफ अल्फा माइनस 1 मिलता है. और अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें रिकर्शन से, हमें वी विल सी कि गैमा ऑफ अल्फा जो है दैट विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू गैमा ऑफ 1. सो अगर हम इसको देखें बाई पार्ट्स करने के लिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने के लिए वी नॉर्मली टेक अ यू एंड और dv. u जो है उसको हम अस्यूम करते हैं कि इट्स x रेज टू पावर अल्फा माइनस 1, यानी ये जो पोर्शन है जिसको हमने u कह दिया और ये जो पोर्शन है इसको हमने dv कह दिया. सो द dv पोर्शन विल बी e टू द माइनस x dx. सो इफ वी इंटीग्रेट इट यूजिंग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स यानी u और v की फॉर्म में, तो गैमा ऑफ अल्फा जो है दैट विल बी इक्वल टू, यानी दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू, यानी दिस फंक्शन विल बी रिटर्न u इंटू इंटीग्रल ऑफ dv होगा ना, u इंटीग्रल ऑफ dv minus it will be integral of u integral of dv. This is the relationship जो कि हम integration by parts के लिए use करते हैं. So what we do is कि this x minus x raised to power alpha minus 1 will be there, or e to the minus x will give us a negative sign just, और इसमें कुछ भी नहीं होगा, और x की वैल्यू जो है वो 0 से
इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है। एंड देन वी विल हैव दिस, क्योंकि नेगेटिव होता है और एक नेगेटिव साइन इस इंटीग्रल की वजह से हमें मिलेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। वी विल हैव द सेम लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी तक, e टू दी माइनस एक्स अल्फा माइनस 1 x raised to power alpha minus 2 dx. Basically here we have du by dx. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम, तो वी विल हैव दिस पार्ट। सो जब हम अब इसको अगर मैनिपुलेट करें तो एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स जो है ये 1 ओवर इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, विच विल बी 0, तो वो इस टर्म को 0 कर देगा। एट x इज इक्वल टू 0 ई रेज टू पावर माइनस एक्स विल बी 1, और ये टर्म जो होगी 0 रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 जो होगी दैट विल आल्सो बी 0। सो ये टर्म जो होगी दैट विल वैनिश कंप्लीटली, ये 0 हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ ये टर्म बच जाएगी विच विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस 1 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी और x रेज टू पावर अल्फा माइनस 2 e टू दी माइनस एक्स dx। सो अगर हम इस पोर्शन को देखें जो विद इन इंटीग्रेशन है और इसको कंपेयर करें इससे, तो व्हाट वी गेट इज एक्चुअली गैमा ऑफ अल्फा माइनस, बेसिकली दिस विल बी गैमा ऑफ अल्फा माइनस 1, ये वाला पोर्शन जो होगा, और इससे पहले ये जो वैल्यू है दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई गैमा ऑफ अल्फा माइनस 1। सो दिस इज व्हाट वी गेट by this integration and manipulations. So this is very helpful result जो कि हमें gamma function की properties को evaluate करने में मदद देगा। अगर हम recursion use करें तो जो gamma of alpha है that is equal to alpha minus 1 into this, और ये जो होगा that will be equal to alpha minus 2 into gamma of alpha minus 2, तो ये सिचुएशन जो है चलती रहेगी टिल गैमा ऑफ 1। सो यहां से वी कैन इवेल्युएट के गैमा ऑफ 1 क्या हो सकता है। सिंपली अल्फा को हम 1 रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी दिस विल बी 0 टू इन्फिनिटी, दिस विल एक्स रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि दिस इज ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, यानी गैमा ऑफ 1 जो है दैट विल बी इक्वल टू दिस इंटीग्रल, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 ओवर ई टू दी एक्स हो जाएगा, तो विच इज 1 ओवर इन्फिनिटी, माइनस नेचुरली होगा और एक और नेगेटिव, इस नेगेटिव की वजह से प्लस हो जाएगा ये, और ई रेज टू पावर 0 विच विल बी एक्चुअली इक्वल टू 1। तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म है 1 के बराबर, तो आंसर जो है इसका 1 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो गैमा रेज टू पावर 1 है एक्चुअली इट इज 1, सो वी कैन राइट इट एज अल्फा माइनस 1 इंटू alpha minus 2 and so on up to 2 and 1. So these are the then properties कि अगर alpha जो है that is equal to n, तो हम gamma of n को n factorial into gamma of 1 लिख सकते हैं, और गैमा ऑफ 1 जो है वो 1 होता है, इसका मतलब है कि गैमा ऑफ n जो है दैट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल। एंड द थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट सेज के
gamma of 1/2 जो है that is equal to square root of pi. We can also prove this कि gamma of half is equal to pi. Let's write the function for gamma of alpha, which was equal to integral from 0 to infinity x raised to power alpha minus 1 and e raised to power minus x dx. This can be basically done using alpha is equal to 1 by half, and we can replace x by y square divided by 2. It means कि जो dx होगा that will be equal to y dy. So gamma of 1/2 जो है that is equal to square root of 2 integral from 0 to infinity e raised to power minus y square divided by 2 dy. Basically यहाँ पे we had x raised to power alpha minus 1. अल्फा को हमने 1/2 के बराबर रखा, तो we had x स्क्वायर रूट, या यानी अगर अल्फा जो है वो 1/2 होगा तो हमारे पास ये सिचुएशन हो जाएगी. अब x स्क्वायर रूट को we can write, जो x स्क्वायर रूट होगा that will be equal to y, यानी 2 स्क्वायर रूट ओवर y. So this y जो है that has been cancelled with the y जो कि dy के साथ आना था, और ये 2 स्क्वायर रूट जो है that term is already there. अब अगर हम इसको यूं लिख दें, अगर मैं ये टर्म लिखूं ऐसे 2 पाई स्क्वायर रूट 0 to infinity e raised to power minus y square divided by 2 dy. तो मैंने क्या किया, बेसिकली I have actually divided by square root 2 pi. इसका मतलब कि मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई भी करना चाहिए. तो what I have is now 2 into pi square root into 1 over 2 pi square root integral from 0 to infinity e raised to power minus y square divided by 2 dy. Now this something is very familiar to us. अगर हम ये कहें कि दिस इज समथिंग जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उस तरह का रिलेशनशिप है. अगर सिग्मा हम कहें कि 1 है और जो मीन है दैट इज 0, तो वी विल हैव दिस सिचुएशन. द ओनली डिफरेंस जो हमारे पास होता है वो ये है कि हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. जब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें टोटल एरिया मिलता है 1. तो अगर हम हाफ ऑफ द शेप ऑफ द कर्व के लिए कर रहे होंगे तो हमें ये एरिया जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2. सो दिस इज इक्वल टू 1/2. ये जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है दिस विल बी इक्वल टू 1/2, और जो एरिया गिवन बाय दिस वैल्यू है दैट इज बेसिकली पाई स्क्वायर रूट, यानी ये हम कह रहे हैं बाई स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है यहाँ पे
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिट्स का टोटल एरिया 1 होता है, तो अब चूंकि हम हाफ इंटरवल पे इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है कि ये एरिया जो होगा दैट विल बी 1/2. तो दिस वे वी कैन प्रूव के गैमा ऑफ हाफ जो है दैट इज पाई स्क्वायर रूट. तो गैमा फंक्शन जो है दैट इज आल्सो यूज्ड एज गैमा डिस्ट्रीब्यूशन. A continuous random variable x has a gamma distribution with parameters alpha and beta if its density function is given by f of x alpha beta is equal to 1 over beta raised to power alpha gamma of alpha x raised to power alpha minus 1 e raised to power minus x over beta for x greater than 0 or it's 0 elsewhere where alpha and beta both are positive. So this distribution जो है this will be called a gamma distribution. Gamma distribution जो है that looks like this. ये थोड़ी सी जिसे हम कहते हैं कि these are positively skewed. You can see कि if alpha is equal to 1, beta is equal to 1. If alpha is equal to 2, beta is equal to 1, तो कर्व की शेप ये है. और if alpha is equal to 4 and beta is equal to 1, तो कर्व की शेप जो है वो ये है. तो this distribution can also be used. बाकी जो इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम सॉल्व नहीं कर रहे. वी आर जस्ट गेटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशंस. और इसमें और जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हम उसको देखें तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज जस्ट कि हम गैमा डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 कर दें तो वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है. या द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर बीटा इफ इट्स डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय f of x colon beta is equal to 1 over beta e raised to power minus x over beta where x is greater than 0 and it's 0 elsewhere and beta जो है that is always greater than 0. So हम उसी फिगर को अगर दोबारा रेफर करें तो ये जो कर्व है that is exponential distribution. एरिया अंडर दीज कर्व्स जो होगा दैट क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं एरिया अंडर दीज कर्व्स विल ऑलवेज रिमेन एज 1. इनके मीन्स एंड वेरिएंसेस आपको इनका प्रूफ जो है वो अपेंडिक्स ऑफ द बुक में मिल सकता है. द मीन ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज अल्फा बीटा एंड जो वेरिएंस है दैट इज अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर. और फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन चूंकि अल्फा 1 होता है तो म्यू इज इक्वल टू बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर. तो दीज कैन बी दिस प्रूफ जो है आपको अपेंडिक्स ऑफ द बुक में अवेलेबल है. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी दैट. सो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशंस. हमने आज जो चीज़ें सीखी हमने नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा एंड देन उसमें हमने ये सीखा कि हम किसी भी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बट अप्रॉक्सीमेशन की जो एरर है दैट कैन बी लार्जर व्हेन n इज स्मॉल और जो n जो है वो दैट इज लार्जर तो जो अप्रॉक्सीमेशन एरर जो है दैट विल बी वेरी स्मॉल. तो इसके लिए हम जस्ट टू रिफ्रेश के जो म्यू है दैट वाज n इंटू पी और सिग्मा जो था दैट वाज n p q स्क्वायर रूट के वेयर q वाज इक्वल टू 1 माइनस p. इन वैल्यूज को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डाल के वी कुड फाइंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ बाइनॉमियल एक्सप्रेशन. उसके बाद हमने गैमा डिस्ट्रीब्यूशन देखी. गैमा डिस्ट्रीब्यूशन वाज जस्ट अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि हमने गैमा ऑफ अल्फा फंक्शन को डिफाइन किया और अल्फा और बीटा के ऊपर बेस करते हुए वी डिफाइंड गैमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में
जो अल्फा था दैट वाज इक्वल टू 1, यानी वो एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल केस है. सो दैट बेसिकली कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑन मेनली प्रोबेबिलिटी एंड ऑन वेरियस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस. हम गामा और एक्सपोनेंशियल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे because we have to cover some other topics जो कि statistics से related हैं, and we will see you in the next class with next topics जो कि that will not involve probability but they will be involving the statistical analysis. So it's goodbye from me today. So we will see you in the next class with new topics. It's Allah.